ख़वातीन और हज़रात, हमारी आज की महफ़िल में एक ऐसे सितारे की आमद है जो इल्म, तहक़ीक़ात और थिएटर की दुनिया में अपनी एक मख़सूस पहचान रखती हैं। प्रोफ़ेसर विभा शर्मा एएमयू के इंग्लिश डिपार्टमेंट की मोअज़्ज़ज़ प्रोफ़ेसर हैं, जो अपने एकेडमिक और रिसर्च के सफ़र में 2 दहाइयों से ज़्यादा का तजुर्बा रखती हैं। उनका इल्मी सफ़र पोस्ट कॉलोनियल स्टडीज़, मॉडर्न ड्रामा, लिटरेरी थ्योरी और एनवायरमेंटल ह्यूमैनिटीज़ जैसे मुख्तलिफ मौज़ूआत पर है। शी इज़ अ विजिटिंग फैकल्टी, स्टॉकहोम यूनिवर्सिटी, स्वीडन, टू टीच पोस्ट कॉलोनियल थिएटर एंड इंग्लिश स्टडीज सिंस 2013। आपकी रिसर्चेज, आपका काम अब तक कई अहम नेशनल और इंटरनेशनल कॉन्फ्रेंसेस में पेश किया जा चुका है। आज प्रोफ़ेसर विभा शर्मा के साथ हम उनके तालीमी और प्रोफ़ेशनल सफ़र के साथ साथ उनके इल्म फ़न की दुनिया में भी गहराई से गुफ्तगू करेंगे। तो चलिए हमारे इस ख़ास महफ़िल में शामिल होकर उनसे गुफ्तगू करते हैं, कहानियाँ सुनते हैं, इस शेर के साथ उनका इस्तक़बाल करते हैं कि कदम कदम है फ़र्श गुल, नज़र नज़र है कहकशां। कदम कदम है फ़र्श गुल, नज़र नज़र है कहकशां, निगाह दिल नवाज़ में बुलंदियाँ तजल्लियाँ। है एक खरा में नाज से ये काफ़िला रवां रवां, दयार इल्म फ़ज़्ल में है आमद एक बहार की, निगाह दिल नवाज़ है फ़र्श गुल इन आहटों पे आपकी, मरहबा इस अंजुमन में आमद आपकी, खुश आमदीद खुश आमदीद। शुक्रिया डॉक्टर साहिबा, वक्त देने का बहुत बहुत शुक्रिया। बहुत बहुत शुक्रिया मुझे अपनी महफिल में बुलाने के लिए। और दिस इज अ प्रिविलेज फॉर मी। बहुत बड़ी इज्जत अफजाई है मेरे लिए कि आप मुझे इस लायक समझते हैं कि मेरे बारे में जाने। थैंक यू सो मच। बहुत शुक्रिया डॉक्टर साहबा। अच्छा डॉक्टर साहबा, हम अपना प्रोग्राम जो है वो अमूमन एक इसके इस सवाल के साथ करते हैं कि अपने मेहमान के बारे में, उनके बैकग्राउंड के बारे में, तालीमी सफ़र के बारे में ख़ास तौर से जानने की कोशिश करते हैं। तो आपसे हमारा पहला सवाल यही है कि आपकी तालीम, ये तो हमें पता है कि आपने बाद में एएमयू से ग्रेजुएशन किया, मास्टर्स किया, लेकिन इब्तदाई तालीम जो आपके स्कूल की तालीम थी वो कहाँ से हुई? तो क्योंकि मैं अलीगढ़ से हूँ और अलीगढ़ में ही पैदा हुई हूँ, अलीगढ़ में ही पली बढ़ी हूँ, तो मैंने अलीगढ़ की स्कूल से पढ़ाई की है। और स्टार्टिंग पढ़ाई मैंने थ्री डॉट्स पब्लिक स्कूल से की। और उसके बाद फिर मैं अब्दुल्ला स्कूल में आ गई थी 9th क्लास से। अच्छा। और दोनों ही स्कूल्स मुझे बहुत अजीज है, मेरे दिल के बहुत करीब है। इसलिए कि मैं ये समझती हूँ कि उस उन दोनों स्कूल्स की टीचर्स ने मुझे लिटरेचर से मोहब्बत और परफॉर्मेंस स्टडीज और थिएटर से मोहब्बत का बीज बोया। और बड़ी मेहनत से हमारे टीचर्स पढ़ाते थे। तो आई ओ अ लॉट टू बोथ ऑफ दीज स्कूल्स। आई हैव स्टडीड इन दीज स्कूल्स एंड देन जाहिर है कि 9th क्लास से यूनिवर्सिटी में, यानी 91 से मैं यूनिवर्सिटी में थी। जी। और उसके बाद से तो फिर ये सिलसिला चल पड़ा। और 2000 तक मैंने अपनी सारी पढ़ाई मुकम्मल कर ली थी। जी। 2000 में मैंने एमए किया। जी। और उसके बाद फिर पीएचडी जॉब के साथ साथ होती रही। 2001 से ही मेरा जॉब शुरू हो गया था यूनिवर्सिटी में, क्योंकि मैंने एमए के साथ साथ ही अपना नेट क्वालिफाई कर लिया था इंग्लिश लिटरेचर में, यूजीसी नेट। और उसको क्वालिफाई करते ही अगले साल हमको नौकरी मिल गई। तो पढ़ाना भी शुरू किया और साथ साथ रिसर्च भी शुरू कर दिया था। तो ये दोनों सिलसिले साथ में चलते रहे और हम आगे बढ़ते रहे। अच्छा, तो कुल आपका तालीमी सफ़र अलीगढ़ से ही रहा, इवन जी डॉक्टरेट भी आपने एएमयू से की है। जी अच्छा जी। डॉक्टर साहब, आप माशाल्लाह बहुत ही टैलेंटेड, मल्टी फैसेटेड शख्सियत हैं, और बहुत ही वसी आपका एक इंटरनेशनल एकेडमिक करियर है। तो जो कि यानी इट्स अ रेयरिटी कि आप यानी विजिटिंग प्रोफेसर हैं स्टॉकहोम यूनिवर्सिटी में। यू हैव अर्नड फेलोशिप्स इन कंट्रीज लाइक जर्मनी, जापान एंड स्वीडन। तो हाउ हैज दिस इंटरनेशनल एक्सपोजर shaped your work in the fields of theatre, performance studies, translation studies, and cultural studies? It's a very, very important question for me, and I must thank you for asking this question because uh, I studied in Aligarh, I studied in schools, और यूनिवर्सिटी में मैंने पढ़ाई की। यहाँ से बहुत सारी चीजें सीखी।
मगर एक 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 वो होता है ना कि एक अच्छे बच्चे की तरह आप सिर्फ पढ़ते चले जा रहे हैं, और एक बहुत मेहनती अच्छे बच्चे की तरह आप आगे बढ़ रहे हैं, सबका कहना मानते हुए आप स्कूल कॉलेज पढ़ाई सब कर रहे हैं, अच्छे मार्क्स भी ला रहे हैं, जॉब में भी आ गए हैं। मगर उसके साथ साथ आपको एक एक अपने पैशन को पहचानने के लिए एक प्लेटफॉर्म चाहिए होता है। जी। तो दिस हैपेंड व्हेन आई स्टार्टेड माय जॉब इन 2001, और 2003 की बात है, मैं एक कॉन्फ्रेंस में जयपुर गई थी, और मेरी पीएचडी मेरे साथ उस वक्त शुरू हो चुकी थी। आई वाज वर्किंग ऑन शॉ एंड साइकोएनालिटिकल स्टडी ऑफ शॉज प्लेस। तो जाहिर है मेरा फील्ड ड्रामा था, तो मैं एक थिएटर की कॉन्फ्रेंस में गई थी। दिस वाज अ कॉन्फ्रेंस ऑफ इंटरनेशनल फेडरेशन ऑफ थिएटर रिसर्च। ये कुछ हर कुछ कुछ सालों के बाद उनकी कांग्रेस होती है, कॉन्फ्रेंस हर साल होती है, बट दैट वाज अ कांग्रेस। हम्म। सो उस कांग्रेस में बहुत सारे नुमाइंदे पूरी दुनिया के आए हुए थे, हर मुल्क से, और बहुत सारे स्कॉलर्स, प्रैक्टिशनर्स, आर्टिस्ट, इंटेलेक्चुअल पीपल। एंड फॉर मेरे लिए वो बिल्कुल एक नया एक्सपीरियंस था, बिल्कुल एक आई ओपनिंग एक्सपीरियंस कह सकते हैं, या जैसे आप कह सकते हैं कि आप एक नई दुनिया में आ गए हैं। और ये कभी सोचा नहीं था कि रिसर्च ऑफ थिएटर इज सच अ वास्ट डिसिप्लिन, अच्छा। प्रैक्टिस भी उतना ही बड़ी है, और उसमें इतनी सारी चीजें हैं। तो वहाँ, और वो इंटरनेशनल प्लेटफॉर्म था, वहाँ पे ज्यादातर जो पार्टिसिपेंट्स थे, अराउंड 300 to 400 पार्टिसिपेंट्स, वो उसमें ज्यादातर बाहर के ही लोग थे। हम शायद 20 लोग इंडिया के थे, बाकी सब लोग बाहर के थे, जी। डिफरेंट कंट्रीज ऑफ द वर्ल्ड। जी। सो हम लोगों ने, जब मैंने वो देखा तो मुझे बहुत सीखने को मिला। मैंने वहां से शुरू की चीजें, एंड देन आई लर्न दैट वी नीड टू गो फॉर फेलोशिप्स एंड ऑल दैट। फिर मैं उन चीजों के लिए मुझे मौका मिलता रहा उस तंजीम के जरिए। जी। वहां पे एक और भी नई चीज हुई जो कि मैं यहाँ मेंशन करना चाहूंगी। हम 20 लोगों ने मिलकर वहां पे एक उसी इंटरनेशनल फेडरेशन का एक इंडियन चैप्टर भी शुरू किया, जो कि इंडियन स्टडीज फॉर थिएटर रिसर्च कहलाया। जी। और वो आज तक चल रहा है, और अभी भी मैं उसकी जनरल सेक्रेटरी हूँ। और वो एक हम लोग की बहुत ही इंपॉर्टेंट ऑर्गेनाइजेशन रही। थिएटर रिसर्च के ऊपर इंडिया में कोई इस तरीके का विंग नहीं है। हम हम्म। लोग हर साल, तब से लेके 2003 से अब तक, हर साल हम एक बहुत बड़ा इंटरनेशनल कॉन्फ्रेंस ऑर्गेनाइज करते हैं। इसीलिए मुझे तरह तरह के एक्सपोजर्स मिले। मेरा चिले जाना, जो कि एक बहुत ही अलग कंट्री है, बहुत दूर है, चिली। जर्मनी, जापान, चिले, चिली, यस, ओके। इन साउथ साउथ जी। अमेरिका। जी। 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 दैट वाज आल्सो बिकॉज ऑफ दिस एसोसिएशन। वहां ओके। के लिए भी मुझे फेलोशिप मिला। ओके। और सो आई आई वेंट देयर, वहां पेपर प्रेजेंट किए वहां के थिएटर के बारे में। तो ये सब चीजें, फिर जापान जाना हुआ, जर्मनी और स्पेन, तो ऑस्ट्रिया, तो डॉक्टर ये साहब, सब ये कंट्रीज। तमाम चीजें जो हुई, ये मतलब एक इंसिडेंट था जिसने ये ट्रिगर किया आपके पैशन को, या ये कहिए कि थिएटर के अंदर आपका ऑलरेडी एक दिलचस्पी थी, आपने खुद थिएटर किया है क्या? आई विल नॉट से कि ये पहला चीज थी, पर बिकॉज मेरा इंटरेस्ट हमेशा से थिएटर में था। क्यों? तो मैं चाहती थी, जी, क्यों? हमेशा से। क्यों? अ, वो इसलिए था कि बचपन में जब जब आप लिटरेचर पढ़ते हैं तो उसमें नॉवेल्स, शॉर्ट स्टोरीज, पोइट्री, जो भी जी। चीज आप पढ़ते हैं उसमें, जब भी मैं प्लेस पढ़ती थी तो मुझे लगता था ये मेरा फील्ड है। अच्छा। अगर क्लास में टीचर ने कभी रीडिंग करने को भी बोला तो मुझे लगता था कि मेरे लिए सबसे अच्छा काम यही है। तो दैट अच्छा। थिंग वाज ऑलवेज देयर इन मी। तो अच्छा। इसीलिए मुझे बहुत मजा आता था। तो बस इसको आप कह सकते हैं नेचुरली आई वाज इंक्लाइंड, मतलब बस मेरे अंदर वो इंक्लिनेशन था। और अगर मैं इसको और थोड़ा सा बहुत ही मोटे अल्फाज में कहूँ तो कहीं कहीं ना कहीं ये मिमिक्री करना और ये सब करना, हमारे जो एक घर का एक माहौल है, तो मैं हम्म। कहूँगी मेरे दोनों पेरेंट्स जो हैं वो दोनों बहुत अच्छे मिमिक आर्टिस्ट हैं। ओके। सो इंटरेस्टिंग। दे दे व्हेन दे कॉपी पीपल, हम लोग डिस्कशंस करते थे तो हम बड़ा फैसिनेट होते थे कि जी। फादर, पापा जो है वो किसी की कॉपी करके बता रहे हैं या मदर बता रही है। लेकिन ये चीज अब एहसास होता है इस बात का कि ये उनके अंदर था, तो शायद इन हमारे अंदर आया। एंड आई आई वाज आल्सो काइंड ऑफ अ वेरी एमेच्योर मिमिक आर्टिस्ट। मैं अपने टीचर्स की, अपने साथियों की और तरह तरह के कैरेक्टर्स की मिमिक्री हमेशा करती रहती थी। जी। अभी भी करती हूँ अगर, लेकिन अब जाहिर है बहुत कम हो गया है, जी। अब क्योंकि हम टीचर हैं। जी। तो वो सारी चीजें थी। एंड
ड्रामा इसलिए, और ड्रामा पे रिसर्च भी शुरू कर दिया था, तो वो एक रास्ता बनता चला गया, ड्रामा थिएटर, फिर प्रैक्टिस ऑफ थिएटर, रिसर्च थिएटर, फोक थिएटर। सो वन आफ्टर द अदर दिस वाज लाइक कनेक्शन। अच्छा, आपको आपको आपके एडमिनिस्ट्रेटिव रोल में कैनेडी हॉल में तो मैंने देखा है, प्लस आपकी एक टेलीफिल्म थी, उसमें भी आपका एक मुख्तसर सा रोल उसमें भी देखा है, तो इसलिए मुझे ये जी, तजस्सुस हुआ कि I've acted I've acted in many plays। हम लोगों अच्छा। ने बहुत सारे प्लेस लिखे भी हैं। अब्दुल्ला कॉलेज में ह्यूमैनिटी सोसाइटी की प्रेसिडेंट थी मैं, वहां हम लोग मिलके कुछ प्लेस किया करते थे। हम्म। उसके बाद जब नौकरी में आ गए थे तो एक्टिंग उतनी नहीं कर रहे थे, लेकिन यूनिवर्सिटी ड्रामा क्लब से हमेशा एसोसिएशन रहा तरह तरह से। हम्म। तो जॉब में जब ज्वाइन किया तो वहां जाके बैठते थे, वहां पे चीजें होते हुए देखते थे, रीडिंग्स होती थी प्लेस की, उसमें पार्टिसिपेट करते थे। जी। फिर लगभग पिछले 10-12 साल से मैं यूनिवर्सिटी ड्रामा क्लब से काफी क्लोजली एसोसिएटेड हूँ। मैं उसकी मेंटोर रही हूँ, उसकी प्रेसिडेंट रही हूँ। मैं आऊंगा उस सवाल के ऊपर डॉक्टर साहबा, आपके एसोसिएशन के ऊपर जो है जी वो जी। मैं आऊंगा। दिमाग में इस मैं वक्त। यहाँ मेंशन करना चाहूंगी मुजीब भाई कि वो एक कुछ प्लेस मैंने हाल फिलहाल में किए हैं, जैसे एक जबान दराज प्ले है, उसमें मैंने एक्ट किया। अच्छा। तो प्रोफेसर एफ एस शिरानी जो पहले हमारे ड्रामा क्लब, हमारे कल्चरल बड़े। एजुकेशन सेंटर के कोऑर्डिनेटर थे, जी। तो उनके साथ उर्दू प्ले है, उसमें मैंने एक्ट किया। और ये प्ले हम लोगों का रेख्ता फेस्टिवल होता है दिल्ली में, हाँ। उसमें हम लोग लेके गए थे लास्ट ईयर, वहां पे प्रेजेंट किया गया। उसके बाद अभी कुछ दिन पहले हम उसको आईआईसी दिल्ली में किया, हम लोगों ने वहां पे भी इसको परफॉर्म किया। हम्म। और कैनेडी के स्टेज पे भी कई दफा किया है। उसके अलावा आपने वो शॉर्ट फिल्म देखी थी, उसमें किया है। और छोटे मोटे कुछ एक्टिंग के जो भी चीजें होती हैं तो मैं करती रहती हूँ। अदर देन अलीगढ़ ऑल्सो मेरे कुछ जो फ्रेंड्स हैं, उनको हेल्प करने के लिए आई पार्टिसिपेट इन देयर एक्टिविटीज। मैं ये कह रहा था डॉक्टर साहबा कि सच अ ब्लेसिंग कि आपका पैशन अगर प्रोफेशन में तब्दील हो जाए तो फिर वो आ, दैट्स देयर, मुझे तो वाकई में एब्सोल्युटली। एक ब्लेसिंग लगती है कि आप बिल्कुल वही कर बिल्कुल। रहे हैं, वही पढ़ा रहे हैं ट्रू जिसके लिए ट्रू। आप एक ऑब्सेशन है जिसके लिए। तो अच्छा, मैं आपके एकेडमिक उस करियर के ऊपर एक बात करते हैं कि आप स्वीडन में स्टूडेंट्स को पोस्ट कॉलोनियल थिएटर पढ़ाती हैं। तो ये पहले तो मैं ये जानना चाहता हूँ कि पोस्ट कॉलोनियल और कॉलोनियल थिएटर में क्या फ़र्क है, और जब आप ये पढ़ाती हैं तो इस पोस्ट कॉलोनियल थीम्स को किस तरीके से अपने स्टूडेंट्स को समझाती हैं, क्योंकि मेरे ख्याल से शायद स्वीडन कभी कॉलोनी नहीं रहा, तो वो स्टूडेंट्स कैसे समझते होंगे इस सब्जेक्ट को। पोस्ट कॉलोनियलिज्म तो अब एक बहुत बड़ा एरिया ऑफ स्टडीज बन चुका है। और जो कॉलोनीज नहीं रहे हैं डायरेक्टली, वो मुल्क भी अगर वो लिटरेचर पढ़ रहे हैं तो उनके लिए जरूरी होता है कि वो इस एरिया को समझें और पढ़ें। हम्म। दिस इज इम्पॉर्टेंट फॉर देम। सो दैट इज वन थिंग। नाउ मूव, उसके आगे की बात यह है कि देखिए, कॉलोनी और कॉलोनियल और पोस्ट कॉलोनियल कनेक्टेड चीजें हैं। अच्छा। पोस्ट कॉलोनियल कैन नॉट एग्जिस्ट विदाउट कॉलोनियल, बिकॉज ऑब्वियस। जो कॉलोनी लफ्ज है वो बिल्कुल। आया है उन सेटलमेंट से जो कि हम ब्रिटिश या कोई भी इंपीरियल रूलर्स जो होते थे। जी। एक सेकेंड। कोई भी जो रूलर्स हुआ करते थे वो उन जब एक सेटलमेंट डेवलप करते थे उसको वो कॉलोनी कहते थे, जो उनके कंट्रोल में होता था हर हर लिहाज से, फाइनेंशियली, कमर्शियली, कल्चरली। और वो उसकी जबान के ऊपर भी कुछ असर करने की कोशिश करते थे, उसके कल्चर को भी इम्पैक्ट करने की कोशिश करते थे। तो कॉलोनी एक तरीके का एक गेटो बन जाता था। तो एक नेगेटिव वर्ड है कॉलोनी। जी। जैसे आजकल इंडिया में बहुत सारे मोहल्लों के नाम कॉलोनी होते हैं। हम्म। और आप यकीन नहीं जानेंगे, मेरे कुछ दोस्त जो बाहर, मतलब अमेरिका या बाहर यूरोप की कंट्री से कभी आए, और मैंने उनको अपना एड्रेस बताया कि मेरा घर यहाँ, उसका नाम कॉलोनी डैश कॉलोनी है। तो वो कहते हैं कि कॉलोनी आपके यहाँ पर क्यों होता है, कॉलोनी तो हाँ, नेगेटिव टर्म होता है। सही तो ये बात। इतना नेगेटिव है। सही तो बात। वहां से शुरू, अब कॉलोनी, जब आप एक कॉलोनी के एक्सपीरियंस से गुजर रहे हैं, उस वक्फे को कहा जाता है कॉलोनियल पीरियड। लेकिन उसी वक्फे में जब ये एहसास हमारे अंदर जागता है कि ये हमारे साथ जो हो रहा है वो गलत है, हम्म। या कैसे हम इस चीज को बदलें, क्या हम्म। हो सकता है कि हम बेहतर जिंदगी गुजारें, ये जब ख्याल आता है तो वहीं से शुरुआत होती है पोस्ट कॉलोनियल पीरियड की।
और इसी इसी के अंदर जितने भी प्रोसेसेस आते हैं उनको पोस्ट कलोनियलिज्म कहा जाता है। अच्छा। और इस जाहिर है ये स्टडीज जब तय हुई जब हम अच्छी खासी पोस्ट कॉलोनियल लड़ाइयां लड़ के जीत चुके थे, जी। यानी कि 40s 50s 60s जो है पिछले पिछली सेंचुरी के जो ये दहाई हैं, इन डेकेड्स में इस थ्योरी का एक फॉर्मुलेशन कायम हुआ। जी। और इंडिया से भी बहुत सारे स्कॉलर्स ने इसमें कंट्रीब्यूट किया है। अब ये थ्योरी आप बहुत सारी चीजों में पढ़ने के लिए इस्तेमाल कर सकते हैं, और वो थिएटर भी फील्ड है। अच्छा। तो जब हम स्वीडन में जाते हैं तो वहाँ के स्टूडेंट्स के लिए हमें दोनों चीजें समझाना होता है कि कैसे इंडिया का कॉलोनियल एक्सपीरियंस रहा, हम्म। कैसे उसने थिएटर को इम्पैक्ट किया, कैसे उसने कुछ चीजों को खत्म किया, लेकिन कुछ चीजों को उसने पैदा भी किया। क्योंकि हम्म। जब कोई भी अग्रेशन होता है, कोई भी चीज कोई भी चीज जबरन आपके ऊपर लागू की जाती है, तो वो माहौल आर्ट को एक नई एनर्जी देता है, हाँ। और वो क्रिएटिविटी को एक नई ताकत देता है। सही बात है। तो और उसी यही रीजन है कि हमारे पास इनकलाबी गीत और बहुत अच्छे अच्छे ऐसे ड्रामे जो बंगाल से निकले, और उसके बाद नगमे निकले, पोएम्स निकली, और उनको परफॉर्म किया जाता था, गाया जाता था, बिल्कुल। जुलूस में जत्थों में इस्तेमाल किया जाता था। अब भी उसी किया तरह जाता है। हमारा जो फोक कल्चर है, फोक जी। परफॉर्मेंस है, उसको यूज किया जाता था। सारी जो तंजीम होती थी जो उस वक्त हमारे लिए फाइट कर रही थी, हमारी आज़ादी की लड़ाइयाँ लड़ रही थी, तो हर इंडिया के हर इलाके में आप देखेंगे कि फोक कल्चर जो है, फोक ट्रेडिशन, जैसे कि जत्थे हैं, जात्रा है, नौटंकी है, या भवाई है, ये या यक्षगान है, ये सारे जो तरह तरह के फोक कल्चर्स हैं, फोक परफॉर्मेंस ट्रेडिशंस हैं, उसमें भी आप तब्दीलियां देखते हैं। हम्म। क्योंकि वो उस वक्त की पॉलिटिक्स को एड्रेस करते थे, लोगों को करेक्ट। जागृत करना चाहते थे, उनके अंदर एक मैसेज पहुंचाना चाहते थे। तो करेक्ट। मैं ये सब चीजें उनके साथ डिस्कस करती हूँ। लेकिन साथ साथ मुझे वहां जाके ये भी पता चला, जब मैंने एक दिन अपने स्टूडेंट से पूछा कि क्या आप लोगों के पास कोई ऐसी नॉलेज है कि ये स्कैंडिनेविया का पार्ट भी कभी कॉलोनाइज रहा है। हम्म। सो आई गॉट टू नो दैट फिनलैंड हैज हैड दिस एक्सपीरियंस, एंड देन आई स्टडीड अबाउट इट, हम्म। that for some time Russia and Finland have has this relationship in the past. अच्छा। सो इन ए वे पूरी दुनिया में ये एक्सपीरियंस कहीं ना किसी शक्ल में मौजूद रहा है। सही। इवन बिटवीन द सेम रेस ऑल आर नॉट इक्वल, एंड और मैं सही इसीलिए बात। अपनी क्लासेस में कहती हूँ कि देर आर लेसर वाइट्स एंड देर आर मोर प्रिविलेज्ड वाइट्स। ट्रू। ट्रू। एब्सोल्युटली ट्रू। बिल्कुल सही बात है। अच्छा, एक चीज़ और बहुत इंटरेस्टिंग, मैं डॉक्टर साहब आपके उसमें पढ़ रहा था कि आपने पीएचडी थीसिस में साइको एनालिसिस को जॉर्ज बर्नार्ड शॉ के प्लेस पर अप्लाई किया है, तो बड़ी गहरी बात है। और हम ये समझना चाहेंगे कि प्लेस को समझने के लिए, चाहे वो जॉर्ज बर्नार्ड शॉ के हों, शेक्सपियर के हों, या आगा हशर काश्मीरी के हों, साइको एनालिसिस का क्या रोल होता है? सो साइकोएनालिसिस एक तरीके का लेंस है, एक थ्योरेटिकल फ्रेमवर्क है, जी। लिटरेचर और सोशल साइंसेस को मिलके जो बनती हैं चीजें, उसका एक नमूना है। जी। क्योंकि पिछली सेंचुरी में बहुत सारे सोशल साइंटिफिक थियोरेटिकल फ्रेमवर्क्स डेवलप हुए, जिन्होंने कि आर्ट और ईस्थेटिक्स और लिटरेचर की स्टडीज को इम्पैक्ट किया। हम्म। जैसे आप देखते हैं कॉमर्स का इंटरवेंशन या इकोनॉमिक्स का इंटरवेंशन आप देखते हैं मार्क्सिज्म में, जी। और उसी तरह सोशोलॉजी का देखते हैं आप बहुत सारी सोशोलॉजिकल थियरीज में, फेमिनिज्म में, फिर कल्चरल थियरीज हैं, जैसे कि कल्चरल स्टडीज आप करते हैं उसमें। तो बहुत सारी जो सोशल साइंटिफिक सब्जेक्ट्स हुआ करते थे, जैसे पॉलिटिकल साइंस है, उन सबको अब आप देखते हैं कि वो एक लिटरेचर के क्लासरूम में आ चुके हैं। जी। और साइकोलॉजी भी उन्हीं में से एक है। तो साइकोलॉजी, क्योंकि एक लास्ट सेंचुरी में एक नया फील्ड डेवलप हुआ था, और उसी में फ्रॉइड ने साइको एनालिसिस एक नया फील्ड डेवलप किया। तो उन्होंने खुद एक ऐसे लिखा था जो कि जिसमें उन्होंने शेक्सपियर का प्ले हैमलेट जो है, और उसमें जो मेन कैरेक्टर है हैमलेट, उनके मेंटल फ्रेमवर्क और मेंटल कंडीशन को एनालाइज किया। हम्म। तो लोग ये सोचते हैं कि जब आप लिटरेचर को एनालाइज करते हैं तो हाउ कैन दैट बी पॉसिबल, बिकॉज इट्स ए पैसिव एक्सपीरियंस, क्योंकि जी। लिटरेचर तो लिखा जा चुका है। और बिल्कुल। साइकोलॉजी को आप जब इस्तेमाल करते हैं तो आपके पास लाइव एक्शन होना चाहिए। तो हम्म। उन्होंने ये शो किया कि कैसे आप एक कैरेक्टर को एनालाइज कर सकते हैं, उसकी लैंग्वेज से, उसके एक्शन से, उसके जो मीनिंग्स हैं बिटवीन द लाइंस उनसे, या जी। उसके डिसीजंस जो उसने नहीं लिए या लिए, क्योंकि जी। हैमलेट इज फेमस फॉर नॉट टेकिंग डिसीजंस ऑन टाइम।
तो ये उन्होंने स्टडी किया, तो धीरे धीरे ये फील्ड अपने आप में लिटरेचर में आता गया और ये डेवलप हो गया। और साइको एनालिटिकल स्टडी ऑफ लिटरेचर बाकायदा अपने आप में एक फील्ड है। और अब उसके बाद बहुत सारे उसमें लाका, फ्रॉइड के बाद लाका का जैक्स लाका आए, जूलिया क्रिस्टीवा आई, और कार्ल यूंग आए, बहुत सारे बड़े बड़े साइको एनालिस्ट्स आए। तो हम्म। जब मैंने स्टडी किया, मैंने क्लासिकल साइको एनालिसिस यानी फ्रॉइड के ही साइको एनालिसिस को मैंने अप्लाई किया। और शॉ मुझे हमेशा से बहुत इंटरेस्टिंग लगते थे, क्योंकि शॉ जो है एक प्लेराइट होने के साथ साथ बहुत ही एक्टिवली अपने प्लेस के प्रोडक्शन में पार्टिसिपेट करते थे। अच्छा। वो जो लिखते थे वो चाहते थे कि हर चीज फॉलो की जाए, हम्म। सारे स्टेज डायरेक्शंस मेरे फॉलो किए जाएं। हम्म। एंड उन्होंने बहुत सारे प्लेस लिखे भी। तो मैं ये सोचती थी कि जब भी मैं शॉ की रिसर्च में शॉ को पढ़ने जाती हूँ, तो मुझे अक्सर उनके ये क्यों पता चलता है कि शॉ उस प्रैक्टिस में मौजूद थे, उस परफॉर्मेंस में मौजूद थे, डायरेक्टर से उन्होंने ये बात की। तो मैंने उनकी ऑटोबायोग्राफीज पढ़ी, हम्म। और उन ऑटोबायोग्राफीज को पढ़ने के साथ साथ मुझे ये पता चला कि देयर इज अ नीड फॉर मी टू लुक एट शॉ एंड हिज प्लेस फ्रॉम साइकोलॉजिकल पर्सपेक्टिव, साइको एनालिटिकल पर्सपेक्टिव। हम्म। तो हमने प्लेज में कैरेक्टर्स को एनालाइज किया। हम्म। आप कैरेक्टर्स को एनालाइज करते हैं, कैरेक्टर्स कैसे एनालाइज होंगे? उनके डिसीजन से, उनकी लैंग्वेज से, उनके अपने साथ के जो दूसरे कैरेक्टर्स हैं उनके साथ उनका क्या रवैया है उससे। फिर आप लैंग्वेज एनालाइज करते हैं। और सो दीज आर टू थिंग्स। और तीसरी चीज है कि आप प्लेराइट की जहनियत या प्लेराइट की जो मेंटल कंडीशन है उसको भी एनालाइज करते एग्जैक्टली हैं। exactly, यही मैं आपसे, क्योंकि तो देखिए जो जी, कैरेक्टर्स हैं, वो कैरेक्टर्स तो चाहे वो फिक्टिशियस हों या रियल लाइफ कैरेक्टर्स हों, वो प्ले राइट के जहन से ही उपजे हैं। तो वो एग्जैक्टली। बिल आखिर दे जीरो इन कि वो क्या सोच रहे हैं, यानी उसने उस किरदार को किस सोच के तहत क्रिएट किया हम्म। है, और उससे क्या किरदार और क्या रोल उसने जो है वो करवाया है अ, यस। उस प्ले के अंदर। So Shaw had a very special relationship and a very interesting relationship with his mother, with his father. हम्म। नॉट सो गुड रिलेशनशिप। तो उन सब चीजों का इम्पैक्ट उनके कैरेक्टर्स में दिखता है। हम्म। उनके कैरेक्टर्स बहुत प्रोटैगनिस्ट जो होते हैं, यानी उनके जो मेन कैरेक्टर्स होते हैं, वो शॉ की आवाज होते हैं। हम्म। और वो सारी चीजें दुनिया की उनके डायलॉग्स में रखते हैं, जिनको कि वो बगावत मानते हैं, बहुत बोल्ड स्टेटमेंट्स होते हैं। जी। और कभी कभी वो कुछ ऐसे कैरेक्टर्स को पसंद करने लगते हैं शॉ, जिनको कि दुनिया अक्सर विलन की शेप में पहचानती है या उनको मार्जिनलाइज मानती है। हम्म। सो जो कि नॉर्मल कैरेक्टर्स नहीं होते हैं। सो जी। दिस इज अ वेरी इंटरेस्टिंग थिंग फॉर मी, और मैंने इसमें अपनी कोशिश की। और मुझे बहुत अच्छा लगा कि मुझे बहुत सारे लोगों ने हेल्प किया इसमें। शॉ की बहुत फेमस साइको ऑटोबायोग्राफ बायोग्राफर्स रहे हैं जिन लोगों ने काम किया है शॉ के ऊपर। आई कुड रीच आउट टू देम एंड दे शेयर देयर बुक्स विद मी। उन्होंने मुझे खुद अपने पैसों से जब किताबें भेजी, उस जमाने में 2000 में, जब अर्ली 2000 में मैं उन लोगों को ईमेल लिखा करती थी, जी। एंड दे वुड सेंड देयर बुक्स। हम्म। सो ये इससे हमको ये पता चलता है कि जब आप टीचर बनते हैं, तो दुनिया में एक टीचर किसी दुनिया के एक हिस्से में होता है, लेकिन उसका रिश्ता जो है बाकी दुनिया के स्टूडेंट से भी कायम हो जाता है। बिल्कुल तो सही। हम अगर यहाँ पे स्टूडेंट हैं, तो हमारे लिए टीचर्स सारी दुनिया के टीचर्स हैं। और वही उसी तरीके से अब मैं टीचर हूँ, तो मेरे लिए सारी दुनिया के स्टूडेंट्स जो है मेरे स्टूडेंट्स हैं। कभी भी हमें जब मौका मिलेगा या नहीं मिलेगा किसी कुछ करने का, तो वी नीड टू बी अवेलेबल, बिकॉज दिस इज अ बिग फैमिली एंड दैट इज कॉल्ड, ये सच्चे मायनों में यही ग्लोबलाइजेशन है। क्योंकि ग्लोबलाइजेशन को या वसुधैव कुटुंबकम को हम लोग अक्सर इकोनॉमिक पर्सपेक्टिव में ज्यादा समझने की कोशिश करते हैं, मल्टीनेशनल कंपनीज के पॉइंट ऑफ व्यू से ज्यादा सोचते हैं। लेकिन जो एक नॉलेज शेयरिंग हम लोग डेवलप कर चुके हैं इस लेवल पे, तो नॉलेज सबके लिए है। नॉलेज एक कंटिन्यूअम है, उसमें हम लोग कहीं से भी एंटर कर सकते हैं, और कोई भी हमारे लिए मददगार टीचर हो सकता है। सो सही। दिस वाज व्हाट आई लर्नड ऑल थ्रू माय आपके रिसर्च। आपके आपके इस बहुत ही कॉम्प्रिहेंसिव उससे मुझे जहन में दो टेंजेंट्स जहन में आया। मैंने, हालांकि रेलेवेंट नहीं है, कि साइको एनालिसिस से जैसे अक्सर ये कहा जाता है कि एंग्री यंग मैन जो किरदार क्रिएट किया जावेद अख्तर में, वो जी। उनका ही किरदार हम्म। था, और जिसको बहुत ज़बरदस्त पर्सनालिटी अमिताभ बच्चन की मिली।
और बहुत सही। वो तमाम तजुर्बात, वो तमाम मुकालमात जो उन्होंने बोले हैं फिल्मों में, वो जावेद अख्तर की ही आवाज़ थी, जो एज हम्म। इन हिज ग्रोइंग अप स्टेज और ईयर्स उन्होंने ज़िंदगी के तजुर्बात से लिया। और दूसरी चीज़ एक जहन में मेरे ये भी आई कि एक टीचर का थिएटर से एसोसिएशन कितना इम्पोर्टेंट होता है, क्योंकि कहीं ना कहीं शायद टीचिंग जो है वो थिएट्रिक्स से इन भी जुड़ा हुआ है। और शायद हम्म। ये यही वजह है कि कुछ टीचर्स हमारी ज़िंदगी में ऐसे आते हैं जो तमाम उम्र जहन में रहते हैं। तो शायद कुछ हम्म। एज उनका था दूसरे लोगों के ऊपर, जो और वो शायद इसी से हम्म। रिलेटेड हो कि उनके हम्म। थिएट्रिकल जो परसेप्शंस थे या उनके जो एक्सप्रेशंस थे वो हम लोगों की शख्सियत में उतर गए। सो दिस इज समथिंग वेरी इंटरेस्टिंग, और मेरे ख्याल से बिल्कुल एक एक अलग मौजू है, इसके ऊपर राग से बात की जा सकती है। तो मैं एक चीज़ और थिएटर के ताल्लुक से पूछ रहा था कि आप चूँकि ड्रामा क्लब की प्रेसिडेंट हैं, मेंटोर हैं, एक्टिंग कोऑर्डिनेटर हैं, एक्टिंग और कल्चरल इवेंट्स को भी जज करती हैं तमाम यूनिवर्सिटी में और यूनिवर्सिटी के बाहर भी। तो आपके नज़दीक जो है वो एजुकेशन में थिएटर का क्या रोल होना चाहिए, और इस पर्सपेक्टिव में एएमयू का कल्चरल जो ज़मीन है वो कितनी फर्टाइल है? हम्म। थिएटर की जो इम्पोर्टेंस है वो एकेडमिक्स में वही समझ सकता है जिसने थिएटर को नजदीक से देखा है, और उसमें ऑडियंस भी शामिल, तो आप ऑडियंस भी हो सकते हैं। जी। मैं ये नहीं कह रही हूँ कि हम सबको प्लेस करने चाहिए, जी। लेकिन ये बेइंतहा इम्पोर्टेंट है, इट्स सो जी। इम्पोर्टेंट। और मुझे मालूम है ये सवाल आप सिर्फ और सिर्फ इस बात को हाईलाइट करने के लिए कह रहे हैं, क्योंकि इसका जी। जवाब आप मुझसे बेहतर अच्छा जानते हैं, बिकॉज इन आवर डिस्कशंस वी हैव डिस्कस की थिएटर अपने आप में एक मुकम्मल प्रोसेस है, जी। इंसान की सारे बंद खिड़कियां, दिमागी खिड़कियों को खोलने का। इट्स ए करेक्ट। कंप्लीट प्रोसेस। करेक्ट। बिकॉज ये आपको जब हम एक प्ले में दाखिल होते हैं ना, एक प्ले के प्रोसेस में दाखिल होते हैं, तो आप ये सोचिए कि जो स्टूडेंट्स या जो जो एक्टर्स या जो जो लोग बिल्कुल भी बहुत इनहिबिशंस रखते हैं, या जिनको बहुत प्रॉब्लम होती है, स्टेज फियर होता है, नर्वस होते हैं, अपने ऊपर उनको भरोसा नहीं होता है, कॉन्फिडेंट नहीं होते हैं, बॉडी लैंग्वेज नहीं होती है, जबान साफ नहीं होती है, ये बिल्कुल। सारी चीजें धीरे 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 करके उनके अंदर से खत्म हो जाती हैं। बिल्कुल। और आप एक प्ले का ही कमाल ऐसा देखेंगे कि जैसे थिएटर एक एक ऐसी वॉशिंग मशीन है कि जिसके अंदर से जब आप बच्चे कोई भी उससे गुजरता है, तो बिल्कुल ट्रांसफॉर्म हो जाती है पर्सनालिटी। सही, बिल्कुल सही इतना बात। ट्रांसफॉर्मेशन आता है कि मैं आपको मैंने ये एग्जांपल अक्सर दिया है अपनी क्लास में भी, कि आई हैव एक्सपीरियंस्ड प्रेजेंस ऑफ अ स्टूडेंट जो कि हकलाना जिसको कहते हैं, स्टैमर करता था, जी। लेकिन वो डायलॉग डिलीवरी में स्टैमर नहीं करता। हम्म। और धीरे धीरे जब उसकी ये डायलॉग डिलीवरी या उसने ज्यादा प्लेस करने शुरू किए, तो उसकी जो ये एक्टिंग थी एक स्पीच थेरेपी में कन्वर्ट हो गई, और वाह। उसकी वो प्रॉब्लम काफी हद तक कम हो गई। तो अमेजिंग। आप ये सोचिए कि जब एक इतनी बड़ी प्रॉब्लम के ऊपर इतना असरकार है अगर ये हमारा थिएटर, तो जी। फिर जो नॉर्मल हम सब लोग जो अपने आप को डेवलप करना चाहते हैं, उनके लिए तो बहुत इंपॉर्टेंट है। बिल्कुल। दूसरा एक और चीज है कि आज के जमाने में एजुकेशन का बिल्कुल तरीका चेंज हो चुका है। हम्म। आज स्टूडेंट को देखिए नॉलेज नहीं चाहिए टीचर से, क्लास टी नॉलेज तो उसके पास सारे गैजेट्स में मौजूद है, आप वो एक बटन दबाएगा उसको बेहतर नोट्स मिल जाएंगे, सब कुछ मिल जाएगा। टीचर उसको क्लास में कितना अच्छा इंटरेक्शन दे सकता है, सही बात। उसको सोचने समझने बात करने की जगह दे सकता है, बिल्कुल। उसके लिए आपको एक्टिविटीज करानी है। और जी। एक्टिविटीज आप जब भी करा सकते हैं जब आपने थिएटर को देखा है। करेक्ट। आपकी आपकी जो पेडागोजी है, यानी कि पेडागोजी यानी एजुकेशन की जो ट्रेनिंग है आपकी, उसके अंदर आपने थिएटर को जगह दी है। हम्म। आप ग्रुप एक्टिविटीज कराइए, आप टीम एक्टिविटीज कराइए, पेयर थिंक पेयर शेयर एक्टिविटीज कराइए, हम्म। आप प्रेजेंटेशंस कराइए, आप रोल प्लेइंग कराइए, आप हर सब्जेक्ट में करा सकते हैं। और मैं तो फैकल्टी डेवलपमेंट प्रोग्राम में मैं ये बात सबको बोलती हूँ कि फिजिक्स के क्लासरूम में भी थिएटर की उतनी जरूरत है जितनी लिटरेचर के क्लासरूम में, एक मैथमेटिक्स के क्लासरूम में भी लिटरेचर थिएटर की उतनी जरूरत है जितनी कि ड्राइंग के क्लासरूम में। क्योंकि एब्सोल्युटली। थिएटर एक टेक्निक है,
It's a Absolutely. science. It's Absolutely. not just one discipline, and Absolutely. we can use it judiciously. एंड आई एग्री, आई स्ट्रांगली एंडोर्स योर व्यू पॉइंट डॉक्टर साहब कि थिएटर कम से कम मेरी समझ में हो तो कंपलसरी सब्जेक्ट होना चाहिए, खास तौर से बिल्कुल। जो लोग टीचिंग प्रोफेशन से एसोसिएट होना चाहते एब्सोल्युटली। हैं, तो उनके लिए बहुत ज़रूरी है कि क्योंकि टीचिंग में भी ये है ना कि वाइल टीचर इज एड्रेसिंग द स्टूडेंट्स, तो स्टेज फ्राइट तो उसके अंदर भी होगा ना, नर्वसनेस तो यस। किसी ना किसी लेवल पे वो चीज़ होगी। और वही बड़े स्केल के ऊपर जब वो एक परफॉर्मर स्टेज पे जाता है परफॉर्म करने के लिए, तो लार्जर ऑडियंस है, मतलब 150 बच्चों हम्म। की क्लास को तो एक टीचर भी एड्रेस करता है। अच्छा डॉक्टर साहब, अब तो मैं आपने आपने जो, सॉरी मैं कट आपको बोल रही हूँ, जो एएमयू के नाते से बोला, मैं जल्दी से एक बात बताना चाहूंगी कि हमारे यहाँ देखिए थिएटर डिपार्टमेंट नहीं है, जी। और इसका कोई एकेडमिक प्रोसेस नहीं है कि आप ड्रामा सीखते हैं या नहीं सीखते हैं। लेकिन अगर आप जैसे ड्रामा क्लब को देखें, तो वो बहुत अच्छा एक प्रोसेस है, क्योंकि वहां पे जिसको आजकल बड़ा ही एक लफ्ज आ गया है, ऑटोनॉमी इन लर्निंग। हम्म। यानी कि अपने आप सीखना, ऑटोनॉमी होना, अपने डिसीजंस लेना, जिसमें कि आपको खुद आजादी हो कि आप क्या पढ़ेंगे, क्या नहीं पढ़ेंगे, कैसे पढ़ेंगे। हम्म। तो क्लब का जो माहौल है वो आपको एकेडमिक प्रोसेस से निकाल के ऑटोनोमस लर्निंग में लाता है। हम्म। तो क्लब जो है ना, देखिए वो ऐसी जगह है जहाँ एक लड़का आता है और वहाँ कोई टीचर नहीं है, कोई इंस्ट्रक्टर नहीं है, लेकिन वो पता नहीं कुछ सीख लेता है। सही। कुछ कुछ वक्त बाद आप देखते हैं कि वो कुछ सीख चुका है। तो वो कैसे सीखता है? वहां हम्म। पे मौजूद माहौल से। अपने जो सीनियर लड़के हैं वो एक दूसरे के साथ ट्रेनिंग करते हैं, फिर वो सीनियर हो जाता है। तो इट्स ए प्रोसेस दैट गोज ऑन। और उसमें इस जब आप अपने आप कोई चीज सीखते हैं, यू लर्न इट फॉर एवर, एंड यू बिकम सो कॉन्फिडेंट इन इट दैट यू आर एबल टू गिव इट टू अदर्स, यू आर एबल टू पास इट ऑन टू नेक्स्ट जनरेशन। तो इसीलिए ये एक प्रोसेस बहुत जरूरी है। प्ले जब शुरू होता है, थिएटर जब शुरू होता है, थिएटर की प्रोसेस, उसमें कोई टीम नहीं होती है, आपस में लड़ाई झगड़े भी होते हैं, देर इज नो लीडर। लेकिन बाय द टाइम द प्ले इज इन इट्स रिहर्सल मोड और वो एक शेप ले चुका है, आप देखेंगे सम टीम लीडर्स हैव इमर्ज्ड, सम पीपल हैव इमर्ज जिनको कि अपनी स्पेशलाइजेशन पता चल चुकी है, जी। टेक्नो सेवी हो गए हैं, स्किल्स डेवलप कर चुके हैं। हम्म। और जाहिर है बाकी चीजें जो मैंने बताई वो तो उनको आ ही जाती हैं। मैं तो बिल्कुल इसीलिए एएमयू का जो सीन है वो बहुत ही फर्टाइल है उस लिहाज से कि इट ऑफर्स अ वेरी वेरी वायबल एनवायरनमेंट फॉर स्टूडेंट्स टू अडॉप्ट वेरी इंपॉर्टेंट लाइफ स्किल्स। जी, सही बात है, बिल्कुल सही बात है। और ख़ास तौर से चूँकि मैं भी इस चीज़ को बहुत प्रोपेगेट करता रहता हूँ कि जो हॉस्टल्स का जो कल्चर है, ढाबों का जो कल्चर है, किसी न किसी सूरत में वो भी एजुकेट कर रहा है। अगर आपके एकेडमिकली नहीं तो आपको स्ट्रीट स्मार्टनेस तो सिखा ही रहा है। एब्सोल्युटली। बहुत कम यस, यस। रिसोर्सेज में सरवाइव करने का हुनर आपको सिखा रहा है। और ख़ास तौर से जब बहुत सारे कल्चर्स के लोग, बहुत सारे माइंडसेट्स के लोग एक एक प्याली चाय के ऊपर गुफ्तगू कर रहे होते हैं, तो वो अपने आप में एक बहुत लर्निंग एक्सपीरियंस है। डॉक्टर साहब, अब आखिर सवाल मेरा जो मैं गालिबन अपने इंट्रोडक्शन में मिस कर गया, दैट्स वेरी इंपॉर्टेंट टू टेल आवर ऑडियंस के रिसेंटली यू हैव बीन अपॉइंटेड मेंबर इन चार्ज ऑफ द पब्लिक रिलेशंस ऑफिस। बहुत ही चैलेंजिंग रोल है ये, और आपने आते आते यू हैव स्टार्टेड डिलीवरिंग आल्सो रिसेंटली। आप ने बहुत ही एक्टिवली इस चीज़ को लिया और जो कुछ कंट्रोवर्सीज थी उसको बहुत खूबसूरती के साथ एड्रेस किया। तो ये एक अब तक हम लोग ये समझते रहे हैं कि बहुत ही डॉर्मेंट सा महकमा रहा है। तो आपके पास क्या ब्लूप्रिंट है? क्योंकि मुझे लगता है कि एमयू की कोई बहुत ज़्यादा अच्छी पीआर दुनिया में नहीं है। तो कोई एक एक आपके पास ब्लूप्रिंट है कि इसको, इस इमेज को सुधारने के लिए? The only blueprint is that I really want to do something। मेरा मतलब मैं चाहती हूँ कि मैं कुछ ना कुछ रोज करती रहूं, इसके लिए एक एक स्टेप, छोटे छोटे स्टेप्स लेके हम बड़े गोल्स तक पहुंचे। और दुनिया बदल गई है। जी। और अब सिर्फ आप दो चार मतलब एक या दो चीजें करके ही अपनी चीज जिंदगी को आगे नहीं बढ़ा सकते हैं। और एएमयू इतनी बड़ी यूनिवर्सिटी है, इट्स सच अ ह्यूज इंस्टीट्यूशन कि उसमें उसके बारे में इतनी सारी बातें अच्छी हो सकती हैं, होती भी है, लेकिन और ज्यादा होने की जरूरत है। सो एक एक पब्लिक रिलेशंस ऑफिस जो है वो अक्सर कभी कभी महदूद हो जाता है सिर्फ मीडिया
को को एड्रेस एड्रेस करने में। करने के लिए, सही बात। तो मीडिया उसका एक हिस्सा है, क्योंकि ये जनसंपर्क कार्यालय है, पब्लिक रिलेशंस। सही। तो इसमें बहुत सारी चीजें की जा सकती हैं। पब्लिक रिलेशंस का मतलब है कि दिस इज अ विंडो टू AMU, and this is a window to the world outside for AMU. So we are like, go-betweens, we are a bridge. और अब एक बहुत अच्छी चीज ये है कि बहुत सारी अच्छी चीजें जब स्टूडेंट्स और टीचर्स करते हैं, अचीव करते हैं, तो दे आर नॉट डिपेंडेंट ऑन अस ओनली, या अस नहीं कहूंगी, बल्कि दे आर नॉट डिपेंडेंट ऑन एनी ऑफिस। वो अपनी पब्लिसिटी खुद भी करते हैं और अच्छी चीजों को खुद भी स्प्रेड करते हैं। हम्म। तो अब आज के हालात में तो पब्लिक रिलेशंस ऑफिस का जो पूरा आउटलुक है वो चेंज होना चाहिए। जी। इसीलिए मेरा कोशिश ये रहेगा कि सोशल मीडिया के माहौल में बहुत डायनेमिक प्रेजेंस हमारी रहे, और हम पॉजिटिव न्यूज़ को ज़्यादा तरजीह दें। सही। और बहुत सारी टेरिटरीज ऐसी हैं जिसमें अभी हम लोगों की प्रेजेंस कम है, वहाँ पे हम और अपने आप को बढ़ाएं। सो दीज आर माय गोल्स। एब्सोल्युटली। डॉक्टर साहब, वंडरफुल टॉकिंग टू यू, और बहुत सारी नेक ख्वाहिशात, और ये दुआएं हैं कि आपके जो भी मुस्तकबिल में जो भी एंडेवर्स हों उसमें आपको कामयाबी मिले, और ये कि यूनिवर्सिटी के लिए भी, और अपनी कम्युनिटी के लिए भी, और अपने मुल्क के लिए भी हम लोग वो डिलीवर कर सकें जिसके लिए हम लोग गामजन हैं और हम लोग कोशिश कर रहे हैं। सो थैंक यू अगेन फॉर योर टाइम, और खुदा हाफिज। थैंक यू सो मच। इट्स ए वेरी इंटरेस्टिंग डे टुडे। जी। कल ही सर सैयद अहमद खान की डेथ एनिवर्सरी थी, राइट। और 27 मार्च था, आज एंड वन 28 मोर थिंग मार्च है। डॉक्टर साहब, इट वाज इंटरनेशनल थिएटर डे आल्सो। यस, यस, जी। दैट इज व्हाट आई एम सेइंग, दैट ये दोनों ही दिन थे, और आज हमने इन दोनों ही चीजों से मौजूआत के रिलेटेड ऊपर बातें बात की की। हैं। जी तो सर। आई पे माई होमेज टू द ग्रेट मैन, और आई ऑल्सो पे हिम अ स्पेशल होमेज कि उन्होंने थिएटर को भी अपनी जिंदगी का, अपने मिशन का एक छोटा सा हिस्सा बनाया था। एग्जैक्टली, तो एग्जैक्टली। दोनों ही तरीकों से ही इज अ रोल मॉडल फॉर अस। एब्सोल्युटली। अगर हम उनके मिशन के छोटे से फुट सोल्जर भी बन पाए अपनी इंटेंशंस के साथ, तो दैट विल बी अ बिग अचीवमेंट फॉर आवर लाइफ, फॉर माय लाइफ। एंड आई रियली वांट दैट, बिकॉज मैंने जो भी कुछ अचीव किया है वो इस इंस्टीट्यूशन की वजह से किया है, एंड आई रियली वांट टू पे बैक इन ऑल पॉसिबल वेज। दैट्स अ सो आपने ब्यूटीफुल। मुझे मौका दिया ये अच्छी बातें करने के लिए। इट्स इंडीड एन ऑनर एंड प्रिविलेज। बहुत शुक्रिया, बहुत शुक्रिया। Thank you, Dr. Shah, and looking forward to meeting you sometime. Absolutely. Thank Same you. here. Thank you so much. Thank you.